This documentary is based on a true incident. The images used in this presentation are not actual photographs from the case, they are created solely for illustrative purposes. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त यश और आप देख रहे हैं कहानी किंग ऑफ क्राइम। आज हम एक ऐसी खौफनाक घटना की बात करेंगे जिसने 1911 में कैलिफोर्निया के चिको शहर को शुक में डाल दिया था। इस केस का नाम है द सिल्क फैक्ट्री मर्डर्स। यह कहानी है 3 महिलाओं की बेरहम हत्या की, जो आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। इस वीडियो में हम इस मामले के हर पहलू को गहराई से जानेंगे। 1911 का चिको शहर कैलिफोर्निया का एक छोटा शहर था। यहाँ की मुख्य आबादी कृषि और छोटे उद्योगों पर निर्भर थी। शहर का मेन अट्रैक्शन रेशम का कारखाना था, जहां सैकड़ों लोग काम करते थे। यह कारखाना शहर की अर्थव्यवस्था का मुख्य केंद्र था और इसे यहाँ की लोकल कम्युनिटी में बहुत महत्व दिया जाता था। कारखाना रात में भी एक्टिव रहता था, जिसमें ज्यादातर महिलाएं काम करती थीं। रात की शिफ्ट में काम करना महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन वे अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रही थीं। कारखाने के आसपास का इलाका सुनसान था और यहाँ की सुरक्षा पर्याप्त नहीं थी, जिससे उन्हें बाहरी खतरों के प्रति डर रहता था। इस केस के विक्टिम्स 3 महिलाएं थीं। पहली एना जेम्स, जो 22 साल की यंग एंड स्किल्ड वर्कर थी। वह अपने परिवार की सबसे बड़ी संतान थी और परिवार की आर्थिक सहायता करती थी। एना को उसकी मेहनत और काम के प्रति ईमानदारी के लिए जाना जाता था। वह अपने सहकर्मियों के बीच बहुत लोकप्रिय थी। दूसरी लूसी ब्राउन, जो एना की सबसे अच्छी दोस्त और सहकर्मी थी। वह भी एक मेहनती और ईमानदार लड़की थी। लूसी और एना की दोस्ती बहुत गहरी थी और वे एक दूसरे के साथ अपनी हर बात साझा करती थी। लूसी की सगाई हाल ही में हुई थी और वह अपने भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित थी। तीसरी मेरी थॉम्पसन, जो 45 साल की अनुभवी और सम्मानित कर्मचारी थी। वह कारखाने में सभी की चहेती थी और उसके साथ सभी का अच्छा व्यवहार था। मेरी के परिवार में उसका एक बेटा था, जो इस घटना के बाद बहुत दुखी था। मेरी के सहकर्मियों के अनुसार वह एक शांत और मददगार महिला थी। 7 मार्च 1911 की सुबह जब कारखाने के कर्मचारी काम पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। अंदर का दृश्य बेहद भयानक था। मेन डोर खुला हुआ था, जिससे यह स्पष्ट था कि हत्यारा या तो यहीं से खुद आया था या फिर किसी ने उसे अंदर जाने दिया था। मेन डोर के पास खून के धब्बे थे, जो यह संकेत देते थे कि संघर्ष यहीं से शुरू हुआ था। विक्टिम्स के पास फर्श पर खून के धब्बे बिखरे हुए थे, जो यह दर्शाते थे कि हमले के दौरान एक जबरदस्त संघर्ष हुआ था। खून के निशान अलग अलग दिशाओं में फैले हुए थे, जो यह संकेत देते थे कि महिलाएं अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागी थीं। तीनों महिलाओं के शव अलग अलग स्थानों पर पड़े थे। एना का शव मशीनों के पास मिला, लूसी का शव कपड़ों के ढेर में और मेरी का शव मुख्य दरवाजे के पास पड़ा था। यह दिखाता था कि हमला अचानक हुआ और महिलाओं को बचने का मौका नहीं मिला। घटना स्थल पर कई चीजें टूटी-फूटी पाई गईं, जैसे कि कुर्सियां, टेबल और मशीनों के कुछ हिस्से। इससे यह साफ होता है कि हमले के दौरान एक जोरदार संघर्ष हुआ था। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। उन्होंने घटनास्थल से सबूत लिया और कई संभावित सस्पेक्ट्स की पहचान की। जांच में घटनास्थल पर खून से सनी चाकू मिला। यह चाकू कारखाने में इस्तेमाल होने वाले सामान्य औजारों में से एक था। पुलिस ने इस चाकू की फोरेंसिक जांच कराई, लेकिन उस समय की सीमित तकनीकों के कारण कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं मिला। एक अधजला सिगार जो मौके पर मिला था। यह सिगार एक महंगी ब्रांड का था, जो आमतौर पर अमीर लोग ही इस्तेमाल करते थे। इस सिगार का मिलना संकेत करता था कि हत्यारा या तो अमीर था या फिर उसने अमीर व्यक्ति के साथ समय बिताया था। जांच में एक फटे हुए कपड़े का टुकड़ा मेरी के हाथ में मिला। यह कपड़े का टुकड़ा संभावित रूप से संघर्ष के दौरान हमलावर का था। पुलिस ने इस कपड़े की जांच की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पुलिस ने विभिन्न लोगों से पूछताछ शुरू की और संभावित सस्पेक्ट्स की सूची बनाई, जिनमें जॉन स्मिथ, रिचर्ड डो और एक रहस्यमयी आदमी जिसे कई लोगों ने घटना के समय कारखाने के आसपास देखा था। ये 3 लोगों का नाम सामने आया। जॉन स्मिथ एक पूर्व कर्मचारी जिसे हाल ही में नौकरी से निकाला गया था। उसने एना और मेरी के साथ बुरा बर्ताव किया था और नौकरी से निकाले जाने के बाद से ही वह गुस्से में था, जिससे उसके पास अपराध का एक संभावित मकसद था। पुलिस ने उससे गहन पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। रिचर्ड डो, एना का प्रेमी, जिसके साथ एना का हाल ही में झगड़ा हुआ था और वे बहुत ही जेलसी में था।
रिचर्ड एक स्वभाव से गुस्सैल व्यक्ति था और एना के साथ उसके रिश्ते में तनाव बढ़ रहा था। पुलिस ने रिचर्ड के घर की तलाशी ली, लेकिन वहां से कोई ठोस सबूत नहीं मिला। एक अननोन स्ट्रेंजर जिसे कई लोगों ने घटना के समय कारखाने के आसपास देखा था। उस आदमी ने एक लंबा कोट पहना हुआ था और वह अक्सर रात में कारखाने के आसपास घूमता देखा गया था। उसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं थी, लेकिन उसकी हरकतें डाउटफुल थीं और उसने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। पुलिस ने उसकी पहचान की कोशिश की, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने क्राइम सीन पर मिले हुए सबूतों को फिर से खंगाला। खून से सनी चाकू घटनास्थल पर मिला था। यह चाकू कारखाने में इस्तेमाल होने वाले सामान्य औजारों में से एक था। पुलिस ने चाकू पर उंगलियों के निशान ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई स्पष्ट निशान नहीं मिले। इससे यह संकेत मिलता है कि हत्यारे ने ग्लव्स पहने हुए थे या उसने चाकू को अच्छी तरह से साफ कर दिया था। एक आधा जला हुआ सिगार जो क्राइम सीन पर मिला था। पुलिस को पता चला कि यह सिगार शहर की एक मशहूर दुकान से खरीदा गया था। पुलिस ने दुकान के मालिक से पूछताछ की, लेकिन उसे उस दिन का कुछ स्पष्ट याद नहीं था। यह सिगार संभावित रूप से हत्यारे का हो सकता था, लेकिन इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। यह भी संभव था कि सिगार किसी अमीर ग्राहक का था। एक फटे हुए कपड़े का टुकड़ा मेरी के हाथ में मिला था। यह कपड़े का टुकड़ा संभावित रूप से हत्यारे के कपड़ों का हो सकता था। इससे यह साबित होता है कि मेरी ने हमलावर से लड़ने की कोशिश की थी। कपड़े का टुकड़ा जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन इसके मालिक का पता नहीं चल सका। यह सुराग साबित करता है कि हमला अचानक हुआ और मेरी ने अपने बचाव में संघर्ष किया होगा। एना और मेरी के साथ बुरा बर्ताव करने के कारण जॉन स्मिथ को हाल ही में नौकरी से निकाला गया था, और वह कारखाने का औजार और वह चाकू का उपयोग जानता था, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पुलिस ने उससे कई बार पूछताछ की, लेकिन सबूतों की कमी के कारण उसे छोड़ दिया गया। रिचर्ड डो जो एना का प्रेमी था, जिसके साथ एना का हाल ही में झगड़ा हुआ था। पुलिस ने देखा कि रिचर्ड के पास सिगार का एक डिब्बा था जो उसी ब्रांड का था जो घटनास्थल पर मिला था, लेकिन रिचर्ड ने बताया कि उसने ये सिगार कई दिनों से नहीं पी थी। पुलिस ने उसे संदेह के घेरे में रखा, लेकिन सबूतों की कमी के कारण उसे भी छोड़ दिया गया। कई लोगों ने घटना के समय एक अनजान आदमी को कारखाने के आसपास देखा था। उस आदमी ने एक लंबा कोट पहना हुआ था और वह अक्सर रात में कारखाने के आसपास घूमता देखा गया था। पुलिस को क्राइम सीन के पास से एक महंगा रुमाल मिला जो सिगार ब्रांड का प्रचार करता था, और पुलिस को यह रुमाल वह अननोन स्ट्रेंजर का होने की आशंका हुई। घटनास्थल के पास पाया गया यह रुमाल और घटनास्थल पर मिला सिगार आपस में मेल खाते थे, लेकिन इस व्यक्ति के खिलाफ कोई और सबूत नहीं मिला। पुलिस ने उस आदमी की बहुत तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। वह आदमी कहीं गायब हो गया और उसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। घटनास्थल पर मिले खून के धब्बों का विश्लेषण किया गया। उस समय की सीमित फोरेंसिक तकनीकों का उपयोग किया गया, जिसमें खून के प्रकार का निर्धारण शामिल था। क्राइम सीन पर फर्श पर मिले खून के धब्बों में से अधिकतर खून पीड़िताओं का था, लेकिन एक खून का धब्बा ऐसा था जो किसी अन्य व्यक्ति का हो सकता था। यह संभावित रूप से हमलावर का खून हो सकता था, जो संघर्ष के दौरान घायल हुआ था। घटनास्थल पर यहां वहां मिले उंगलियों के निशान की उस समय की तकनीकों का उपयोग करते हुए पहचान की गई। वहां कई उंगलियों के निशान मिले, जिनमें से अधिकतर पीड़िताओं और अन्य कर्मचारियों के थे जो वहां अक्सर काम किया करते थे। लेकिन एक निशान ऐसा भी था जो किसी अज्ञात व्यक्ति का था। यह अननोन फिंगरप्रिंट संभवित रूप से हमलावर की हो सकती थी, लेकिन उसे भी अननोन खून के धब्बे की तरह पहचानने का कोई तरीका नहीं था। मीडिया ने इस घटना को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जिससे शहर में और अधिक डर और चिंता फैल गई। न्यूज़पेपर में इस घटना की हेडलाइंस छपीं और लोग इस केस के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हो गए। लोगों में इस घटना के बारे में कई अफवाहें और अटकलें फैलने लगीं। कुछ लोगों का मानना था कि यह हत्या किसी स्थानीय गैंग का काम है, जबकि अन्य लोगों का मानना था कि यह किसी पागल आदमी का काम हो सकता है। पुलिस ने कारखाने के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी, और पुलिस ने वहां के लोगों के साथ मीटिंग्स आयोजित की और उन्हें इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी डाउटफुल गतिविधि की सूचना देने के लिए कहा। कई गुमनाम टिप्स और सुराग पुलिस के पास पहुंचे, जिनमें से कई को जांचा परखा गया। हालांकि इनमें से कोई भी निर्णायक साबित नहीं हुआ। जेम्स कार्टर नाम का व्यक्ति एक समय पर इस केस में सस्पेक्ट के रूप में उभरा। जेम्स एक पूर्व सैनिक था,
जिसने कुछ साल पहले चिको में बसने का निर्णय लिया था। वह फैक्ट्री के पास ही एक छोटे से मकान में रहता था और अक्सर रात में वॉकिंग करता था। जेम्स कार्टर का नाम सस्पेक्ट्स की सूची में तब आया जब एक स्थानीय निवासी ने पुलिस को एक गुमनाम टिप दी। यह टिप एक मिडिल एज के व्यक्ति से आई, जिसने कहा कि उसने क्राइम की रात को जेम्स को फैक्ट्री के आसपास घूमते हुए देखा था। टिप देने वाले व्यक्ति ने बताया कि जेम्स एक लंबा और मजबूत व्यक्ति है, जिसके बाल भूरे और आंखें नीली हैं। उसने उस रात जेम्स को कारखाने के पास एक सिगार पीते हुए देखा था। टिप देने वाले व्यक्ति ने कहा कि जेम्स की हरकतें डाउटफुल थी। वह बार बार इधर उधर देख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। यह घटना ठीक उसी समय की है जब हत्या हुई थी, जिससे जेम्स पर शक और गहरा हो गया। पुलिस ने जेम्स के घर के आसपास निगरानी बढ़ा दी और उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। बाद में पुलिस ने जेम्स को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान जेम्स ने बताया कि वह उस रात फैक्ट्री के पास से गुजर रहा था क्योंकि वह अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा था। लेकिन जब पुलिस ने उससे उसके दोस्त का नाम पूछा तो वह स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने जेम्स के घर की तलाशी ली और वहां से एक सिगार का डिब्बा बरामद किया, जो उसी ब्रांड का था जो घटनास्थल पर मिला था। इसके अलावा पुलिस को जेम्स के घर से एक खून के धब्बे वाला कपड़ा भी मिला, जो मेरी के हाथ में मिले कपड़े के टुकड़े से मेल खाता था। जेम्स कार्टर का नाम सामने आते ही मामला और पेचीदा हो गया। जेम्स का एबनॉर्मल बिहेवियर, घटनास्थल के पास उसकी मौजूदगी और उसके घर से मिले सबूत उसे मेन सस्पेक्ट बना रहे थे। पुलिस ने जेम्स को हिरासत में ले लिया और उससे इंटेंसिव इंटेरोगेशन की। पूछताछ के दौरान जेम्स ने कई बार अपने बयान बदले, जिससे पुलिस का शक और गहरा हो गया। हालांकि जेम्स पर डाउट के कई कारण थे, लेकिन कोई भी ठोस डायरेक्ट एविडेंस नहीं था जो उसे सीधे हत्या से जोड़ सके। पुलिस के पास जो सबूत थे वे केवल शक को मजबूत करते थे, लेकिन किसी को भी अदालत में ठोस सबूत के रूप में पेश नहीं किए जा सकता था। जेम्स ने पुलिस को अपने दोस्त का नाम बताया और दावा किया कि वह उस रात उससे मिलने जा रहा था। पुलिस ने उसके दोस्त से भी पूछताछ की और उसने बताया कि जेम्स उस रात उससे मिलने आया था, हालांकि उसके बयान में कुछ विरोधाभास थे। पुलिस के पास जेम्स को हिरासत में लेने के लिए सफिशिएंट एविडेंस नहीं थे। उसे केवल शक के आधार पर गिरफ्तार करना कानूनी रूप से संभव नहीं था। पुलिस को ठोस सबूतों की जरूरत थी जो यह साबित कर सकें कि जेम्स ही हत्यारा है। मीडिया और जनता इस मामले को बारीकी से देख रहे थे और साथ ही साथ में पुलिस पर यह दबाव था कि वे बिना ठोस सबूत के किसी को गिरफ्तार न करें। जेम्स एक पूर्व सैनिक था और उसका सैन्य सेवा का रिकॉर्ड अच्छा था। पुलिस ने उसके सैन्य सहयोगियों और पूर्व अधिकारियों से बात की, जिन्होंने जेम्स को एक अनुशासित और ईमानदार व्यक्ति बताया। Why police didn't match James's fingerprints with crime scene unknown fingerprints? 1911 में फिंगरप्रिंटिंग तकनीक अभी भी अपने शुरुआती चरण में थी। हालांकि फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग शुरू हो चुका था, लेकिन इसे व्यापक रूप से अपनाया नहीं गया था और पुलिस विभागों के पास इसे संचालित करने के लिए रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स और एक्सपर्ट्स की भी कमी थी। उस समय क्राइम सीन से फिंगरप्रिंट्स को सुरक्षित और संरक्षित करने की क्रिया वर्तमान समय से काफी कमजोर थी। अगर अपराध स्थल से फिंगरप्रिंट्स जुटाए भी गए थे, तो उन्हें सही तरीके से संरक्षित रखना और उनका विश्लेषण करना कठिन था। और इसीलिए आज हमारे पास जेम्स और क्राइम सीन से मिली अननोन फिंगरप्रिंट नहीं है, जिससे हम दोनों की फिंगरप्रिंट को मिला पाए और जेम्स को दोषी ठहरा पाए। पुलिस ने लोकल कम्युनिटी से अपील की कि अगर किसी के पास जेम्स के बारे में और जानकारी हो तो वे पुलिस को बताएं। इसके बावजूद जेम्स कार्टर के खिलाफ सबूतों की कमी ने इस मामले को और भी जटिल और दिलचस्प बना दिया। सभी संभावित सुरागों और संदिग्धों की जांच के बावजूद कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कई गवाहों के बयानों में विरोधाभास थे, जिससे जांच और भी मुश्किल हो गई। जनता और मीडिया का भारी दबाव पुलिस पर था, जिससे जांच में और भी बाधाएं आईं। पुलिस ने इस मामले के बाद अपनी जांच प्रक्रियाओं में सुधार किया, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों को सुलझाने में मदद मिल सके। पुलिस अधिकारियों की प्रशिक्षण और फोरेंसिक तकनीकों में सुधार के लिए कदम उठाए गए। यह मामला पुलिस और न्याय प्रणाली की असफलता का प्रतीक बन गया और इसे एक चेतावनी के रूप में देखा गया। अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। हु वॉज द किलर? क्या जॉन स्मिथ, रिचर्ड डो या कोई अनजान व्यक्ति था? क्या हत्याओं का कारण व्यक्तिगत बदला था या कुछ और? क्या कोई महत्वपूर्ण सबूत छूट गया था जो इस मामले को सुलझा सकता था? यह केस एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया है। उम्मीद है कि भविष्य में कभी इस मामले का सच सामने आ सकेगा। आज भी यह केस कई लोगों को सोचने पर मजबूर करता है।
इस घटना ने सुरक्षा और सतर्कता की भावना बढ़ा दी। इस केस ने हमें यह सिखाया कि कभी-कभी सत्य को उजागर करना बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसका प्रयास करना आवश्यक है। आपके विचार और सुझाव इस केस के बारे में क्या हैं? क्या आप मानते हैं कि इनमें से कोई सस्पेक्ट दोषी था? या फिर कोई और ही इसके पीछे था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल कहानी किंग ऑफ क्राइम को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अलविदा।